इनफैक्ट एक काम करते हैं, सौरभ मुखर्जी को जोड़ लेते हैं हमारे साथ, मासलस इन्वेस्टमेंट के फाउंडर, और उससे पहले ऑफ कोर्स वो एम्बिट में थे, तब भी हमसे बात करते थे, और काफ़ी उनका एक जो काफ़ी आर्टिकुलेट है और काफ़ी अपनी बात को एकदम जिस तरीके से रखते हैं, तो सब बिलीव करते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो एकदम सही है। सौरभ जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो इतने बड़े दिन पर हमारे बर्थडे पर जुड़ने के लिए शुक्रिया सबसे पहले आपको। हैप्पी बर्थडे सबको, आपके आपके ऑफिस में आपके सारे व्यूअर्स को भी हैप्पी बर्थडे। चलिए सौरभ जी, मेरा पहला सवाल, हालांकि मैं जानता हूं कि आप ओवरऑल टॉप डाउन मार्केट कॉल नहीं लेते हैं और आपका एक जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है प्योरली बॉटम अप का है, आप सेक्टोरल बात भी थोड़ा कम ही प्रेफर करते हैं, लेकिन क्योंकि मार्केट में एक मूव आ रहा है तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये मार्केट, इंडियन मार्केट कैलेंडर टर्न होने के बाद एकदम से अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? कोई एक स्पेसिफिक रीजन आपके दिमाग में आ रहा हो? देखिए, मतलब फ्रॉम व्हाट आई कैन सी, जो लोगों को इंडिया में टेंशन है कि इकोनॉमी, दुनिया में रिसेशन आ रही है, जो हमारे क्लाइंट्स बोलते हैं कि दुनिया में रिसेशन आ रही है, जाहिर है उससे लोगों को लगता है कि जाहिर है इंडिया भी स्लो डाउन कर जाएगी। इन्फ्लेशन का माहौल बना हुआ है विदेश में, वेस्टर्न वर्ल्ड में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं, तो एक मायूसी का माहौल कुछ हद तक स्पेशली डोमेस्टिक निवेशकों में है, कुछ हद तक विदेशियों में भी है। विदेशियों की बिक्री रही है, लास्ट लास्ट 6 हफ्ते विदेशों ने इंडियन मार्केट्स में सामान बेचा है, इक्विटीज बेचा है। सो ये रिसेशन, हायर इंटरेस्ट रेट्स का ऊपर होना, इन्फ्लेशन का ऊपर होना, इसी की एक मायूसी है। उससे ज्यादा तो मेरे को कुछ खास सुनने को नहीं आता। मेन कंसर्न आई हियर इज इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड हाई इंटरेस्ट रेट्स, उसके वजह से शायद लास्ट 4-5 हफ्ते मार्केट में वीकनेस है। बट एज यू सेड, हम इतना ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाते, हम अपने कंपनीज के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे, इकोनॉमी के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं। और जैसे रिजल्ट से दिख रहे हैं, जीडीपी डेटा से दिख रहा है, इन्फ्लेशन के आंकड़ों से दिख रहा है, इकोनॉमिक हालत और कॉर्पोरेट इंडिया की हालत काफी अच्छी है, प्रॉफिट ग्रोथ बरकरार है, और इसलिए विदाउट टेंशन हम निवेश किए जा रहे हैं। ठीक है, तो हम उसकी बात भी करेंगे जो स्पेसिफिक्स की, लेकिन क्योंकि आपने एक बात छेड़ दी कि कॉर्पोरेट इंडिया की हालत काफ़ी अच्छी है और अर्निंग्स काफ़ी अच्छी आ रही हैं, तो अब एक बड़ा इवेंट आ रहा है यूनियन बजट का, और ये इस करंट गवर्नमेंट का लास्ट फुल बजट है। अगले साल तो इंटरिम बजट आएगा। कोई एक्सपेक्टेशन जो मार्केट मान के चल रहा हो, या कोई डर जो मार्केट को लग रहा हो बजट से रिलेटेड? देखिए, अग्री विद यू कि मार्केट में बहुत बहस होती है, बजट लेकर बहुत बहस होती है, जिससे कि आपके दर्शक उस बहस में ज्यादा उलझ ना जाए। यूनियन बजट का स्टॉक लेवल प्राइसेस के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं रहता है। एक आध दिन हम जरूर बहुत ऊपर नीचे नाचते हैं मुंबई में हम सब लोग, बट इसका मतलब नहीं कि आप एज अ निवेशक यूनियन बजट लेके ज्यादा अपना सर खपाओ। अब आपकी जो सवाल थी कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, हमारी कुछ खास उम्मीदें है नहीं यूनियन बजट से। आई थिंक सरकार ने फिस्कल मैनेजमेंट अच्छा किया है, रेवेन्यू बॉयंसी, सरकार के टैक्स कलेक्शन में बॉयंसी अच्छी है, इसलिए उम्मीद हमारी इतनी ही है कि सरकार टैक्स रेट्स नहीं बढ़ाएगी। और साथ ही साथ एफएमसीजी कंपनीज के रिजल्ट देखें, फार्मा कंपनीज के डोमेस्टिक सेल्स देखें, एनआरईजे के कलेक्शन देखें, ये जरूर लग रहा है कि इंडिया में जो लोग 2 लाख से कम कमाते हैं उनकी इकोनॉमिक हालत थोड़ी थोड़ी पिटी हुई है। तो हमारी उम्मीद यह है कि सरकार गरीबों के लिए, 2 लाख के नीचे वालों, 2 लाख पर एनम और नीचे कमाने वालों के लिए सरकार कुछ रिलीफ लॉन्च करेगी, अनाउंस करेगी, शायद एनआरईजे को बढ़ाएगी, शायद ईसीएलजीएस स्कीम का कोई एक सबसेट लाएगी, जिससे 2 लाख से लेस अर्न करने वालों को कुछ राहत मिले। क्योंकि सारी तरफ से जो खबर आ रहा है कि वो वाली श्रेणी हमारी देश की काफी मायूसी में है। नहीं सौरभ जी, वो हम एक्चुअली मीडिया में हैं तो हम, हमारे लिए सबसे बड़ा दिन होता है, इसके लिए वो हम थोड़ा सा सॉन्ग एंड डांस करते हैं, और क्योंकि एक और हमारे रेवेन्यूज़ का भी काफ़ी एक इम्पैक्ट बजट से लिंक्ड होता है, तो इसके लिए थोड़ा सा उस इवेंट को हम इसके लिए भी बड़ा बनाते हैं। लेकिन मैं वीरू को टॉस करूं उससे पहले मेरे पास एक और सवाल था, क्योंकि आज आपने हमें ज्वाइन किया है और हम एक बहस छिड़ी हुई है इस समय आईटी कंपनियों को लेकर। आप इस डिक्लाइन में आप आईटी को ऐड कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ दिक्कतें हैं यहाँ पर, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज है कंपनियों की? बिल्कुल, देखिए, सो मेरे को लास्ट ईयर कुछ समझ नहीं आता। लास्ट ईयर काफी लोगों ने मंदी करने की कोशिश की, काफी लोगों ने मंदी की भी आईटी के ऊपर की, आईटी सर्विसेज में कुछ मंदी आ जाएगी। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आया ये लॉजिक।
ना तो एक्सेंचर के गाइडेंस से या एक्सेंचर के नंबर से, ना तो टीसीएस के गाइडेंस या नंबर से, ना तो इन्फोसिस के गाइडेंस या नंबर से, किसी भी स्टेज में लास्ट ईयर जो दुनिया के दिग्गज आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं, ना तो उन्होंने वीक गाइडेंस दी, ना तो वीक नंबर छापे। बाय द वे, इन तीनों में हमारा बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। मार्सेलस के क्लाइंट्स का भी टीसीएस में निवेश है। इन्फोसिस हमने 2-3 महीने पहले क्लाइंट्स को इन्फोसिस भी एडवाइजरी पोर्टफोलियोज में ऐड करने बोला था। तो आईटी पे जो लोग मंदी में होते हैं, वो मेरे को लगता है वो वैसे लोग होते हैं जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, उसके हार्ट में जिन लोगों ने स्टीम इंजन पे मंदी की थी। आईटी सर्विसेज पे डिप्रेस्ड होना, नेगेटिव होना मेरे ख्याल से इलॉजिकल है। जिस प्रकार से क्लाउड का काम अभी भी 70% क्लाउड का दुनिया भर में काम करना बाकी है, जिस प्रकार से विदेश में एक टैलेंट शॉर्टेज है, जिस प्रकार से टीसीएस और इन्फोसिस ने पिछले 30 वर्षों में वर्ल्ड क्लास बिजनेसेस बनाए हैं, मेरे को लगता है इलॉजिकल है आईटी सर्विसेज पे बेरिश होना। और इसलिए आज भी हमारे ट्रेडर्स टीसीएस के शेयर्स खरीद रहे हैं। लास्ट वीक भी ले रहे थे, लास्ट मंथ भी ले रहे थे, लास्ट ईयर भी ले रहे थे। टीसीएस अगर आप देखें तो आपका प्रेफर्ड, अगर आप अपने व्यू इस पे दिया। सौरभ जी, मैं एक एक करके और स्पेस अगर आप देखें जिस पर आप अपना व्यू भी दे सकें, या फिर उस स्पेस में कुछ एक्यूमुलेट किया हो, या फिर पसंद आ रहा हो, या फिर मैनेजमेंट से इंटरेक्शन हुआ हो आपको, तो प्लीज़ उसका जिक्र कीजिएगा। हमने सौरभ जी पिछले बजट से लेकर इस बजट के बीच में कैपिटल गुड्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, कंस्ट्रक्शन कंपनियों में, रोड कंस्ट्रक्शन में काफ़ी अच्छा स्विंग देखा। आईआर भी अपने करियर के ऑल टाइम हाई पे था। एल&टी, सिमेंस, कमिंस सब चले। कैपिटल गुड्स में अभी आपको इम्प्रेस क्या कर रहा है, या फिर हाल ही में कोई छोटी कंपनी भी जिस पे आपने बात की हो, जिस पे काफ़ी पॉजिटिव आउटलुक हो आपको? देखिए, मेरे करियर में मैंने कभी ना तो कैपिटल गुड्स में पैसा लगाया है और ना ही कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा आंसर देना आपके लिए मेरे इजी रहे। कंस्ट्रक्शन में कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज किसी कंपनी के पास है नहीं। तो इंडिया में हजारों की तादाद में लोग सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हजारों की तादाद में कंपनियां सिविल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या सड़कें बना रहे हैं। इसलिए रिटर्न ऑन कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर लाना नामुमकिन है, और इसलिए आपका मेरा ऐसे कंपनीज में निवेश करके लंबा कमाने की अपॉर्चुनिटीज काफी कम है। कैपिटल गुड्स में कुछ हद तक थोड़ी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कुछ कंपनीज की, एबीबी, सीमेंस जैसे कंपनीज के पास थोड़ी बहुत कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बट यहाँ पे भी डीपली सिक्लिकल इंडस्ट्री है, और फ्री कैश फ्लो कमाना, मोटा कैश कमाना डिफिकल्ट रहता है। इसलिए दोनों सेक्टर, कंस्ट्रक्शन और कैपिटल गुड्स से हमने निवेश किया नहीं है। और उसी संदर्भ में हमने कभी कंपनी के साथ, बहुत साल हो गए होंगे, शायद 6-8 साल पहले किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी से मैं शायद मिला हूंगा, या किसी कैपिटल गुड्स कंपनी से मैं मिला हूंगा। ओके, चलिए, अगर आप देखें कैपिटल गुड्स को, अगर आप देखें आपने फॉर द टाइमिंग एक अवॉइड ट्रेजेक्टरी में रखा हुआ है। सौरभ जी, जब मुझे याद है CY22 के शुरुआती कुछ महीनों में आपसे बात हो रही थी, तो आपने आईटीसी को उस वक्त एग्जिट किया था, और आपने भली भांति अपना रीज़न दिया भी था उस वक्त। अभी आईटीसी ने, हालांकि अगर आप देखें CY22 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी भी, बट अभी आपका एफएमसीजी पे व्यू क्या है, स्पेशली बजट, और साथ ही साथ अगर आप देखें जब इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हुआ है, एक बार फिर से अगर आप देखें हम एफएमसीजी कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं, एफएमसीजी पर आपकी रीडिंग इस वक्त, और कोई ऐड स्टॉक जो किया हो उस पर कोई टिप्पणी? वीरेंद्र जी, सेक्टर लेवल पे हम उतना सर खपाते नहीं है। जैसे कि मैं अभी 5 मिनट पहले बोल रहा था, एफएमसीजी की वॉल्यूम ग्रोथ कमजोर रही है बाय एंड लार्ज। जो हमारे देश में 2 लाख और नीचे कमाने की श्रेणी है, उनकी इकोनॉमिक दिक्कतें रही है। इसलिए एफएमसीजी और डोमेस्टिक फार्मा काफी सिमिलर स्टोरी है, दोनों वॉल्यूम ग्रोथ की एक दिक्कत 2 साल से रही है। हमारा जो एक इकलौता डोमेस्टिक एफएमसीजी में निवेश है वो नेस्ले है। ये कुछ 5 साल से हमारे पोर्टफोलियो में है, मेरे माँ बाप के पोर्टफोलियो में भी है, हमारे 10,000 क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में है, और यहाँ पे डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ कंसिस्टेंटली दिख रही है हमको, काफी साल से दिख रही है। लेट लास्ट क्वार्टर में भी थी, और हमारी उम्मीद है कि नेस्ले इस क्वार्टर में भी डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ लाएगा, और करीबन 20% फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग नेस्ले ने पिछले 30 वर्षों में दिखाया है। और अगर वो 20% फ्री कैश फ्लो कंपाउंडिंग बरकरार रहेगी, तो हम और हमारे क्लाइंट नेस्ले में उस इलाके के आसपास 18, 19, 20 के आसपास % प्रति वर्ष कमाने की उम्मीद रखते हैं। सौरभ जी, लास्ट बार जब आप आए थे शो में, तो आपने कहा था कि आप कुछ स्टॉक्स ऐड कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में, और जब वो ऐड कर लेंगे तो बताएंगे। तो कोई नया स्टॉक जो आपने ऐड किया हो रिसेंटली, मिड कैप या स्मॉल कैप स्पेस में?
बिल्कुल कर रहे हैं, थोड़ा सा और समय दीजिए अनुज जी, थोड़ा सा और समय दीजिए, थोड़ा लिक्विडिटी कुछ stocks में जितना जिस पैमाने पे ढूंढ रहे थे नहीं मिल रहा था, बट उम्मीद है कि जैसे आपने बोला जो मंदी का एक माहौल बना है उसमें हमको अच्छे भाव में अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, फिर हम बिल्कुल बताएंगे। मेन हमारा जो काम था लास्ट 2-3 मंथ्स वाज मेकिंग श्योर आईटी सर्विसेज का जो मंदी है उसमें हम इन्फोसिस में क्लाइंट्स को अग्रसर करें लेने के लिए। डिवीज लैब में और बड़ा पोजीशन बनाए हैं हम लास्ट 2-3 महीने में। एचडीएफसी बैंक में लास्ट 4-5 महीने में पोजीशन बढ़ाया है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स में लास्ट 5-6 महीने में पोजीशन काफी भारी पैमाने पर बढ़ाया है। डॉक्टर लाल में आपको रिस्क नहीं लग रहा सौरभ जी इस समय, क्योंकि जिस तरीके से टाटा 1mg ने पूरा एक मार्केट को, सिर्फ टाटा 1mg नहीं बाकी भी कई प्लेयर्स ने जिस तरीके से मार्केट में डिसरप्शन किया है, उससे एक रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है क्या यहाँ पर? कुछ मटेरियल प्लेयर्स नहीं है तो $10 बिलियन का मार्केट है अनुज जी, विशाल मार्केट है। करीबन 80% अभी भी इनफॉर्मल है, मॉम एंड पॉप लेवल पे है, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ही छोटा है। उस ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ा प्लेयर का नाम आपने स्क्रीन पर डाला है, डॉक्टर लाल पैथलैब्स। हमारे अनुमान के मुताबिक डॉक्टर लाल पैथलैब्स अकेला उतना कैश कमाता है जितनी ये पूरी इंडस्ट्री जोड़ के कमाती है, और जो नए नए खिलाड़ी आए हैं उनकी उतनी क्षमता नहीं है कि करारा मुकाबला डॉक्टर लाल को दे पाए। एंड जो कोविड के पहले इनकी रेवेन्यू ग्रोथ थी डॉक्टर लाल पैथलैब्स की 12-13% रेवेन्यू ग्रोथ, वो आंकड़ा मोटा मोटी फिर से वापस आ गया है, एक्स कोविड रेवेन्यू ग्रोथ आ गया है। एंड काफी हद तक जो नए खिलाड़ी हैं उनका कैश भी खत्म हो रहा है, एंड मेरे ख्याल से कंसोलिडेशन इस सेक्टर में देखी जाएगी। डॉक्टर लाल पैथलैब ने 1 साल पहले बॉम्बे में सबर्बन खरीदा, मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ा कंसोलिडेटर रहेगा। कुछ हद तक अगले 10-20 वर्षों में जिस प्रकार से पेंट इंडस्ट्री कंसोलिडेट हुई है हिंदुस्तान में, मेरे ख्याल से पैथलैब भी कंसोलिडेट होगी, और हमारे एनालिसिस के मुताबिक डॉक्टर लाल मोस्ट लाइकली कंसोलिडेटर है इन अ बिग सेक्टर, $10 बिलियन सेक्टर, एक्चुअली सिमिलर सेक्टर टू पेंट्स रफली इन साइज। डॉक्टर लाल आज $3 बिलियन मार्केट कैप पे है, एशियन पेंट्स 30 बिलियन पे है, तो आप अनुमान लगा सकते हो कितना लंबा हमारे लिए यहाँ पे ग्रोथ रनवे है। अच्छा सौरभ जी, अभी तक तो आपके पसंदीदा और ऐड किए गए स्टॉक्स पर हमने चर्चा करी। एक व्यू आपका चाहूँगा मैं बैंक्स पे। CY23 में अब जिस जगह हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप देखें इन्फ्लेशन की कल फिगर्स कूल ऑफ हुई हैं, बट बाजार को मोर और लेस ये अनुमान है कि शायद 2 रेट हाइक्स 25-25 के हो जाए अभी भी। ऐसी स्थिति में आप सर बैंक्स पे क्या आउटलुक रखते हैं आप? क्योंकि हमने पूरे CY22 में जो गेन्स हासिल किए वो बैंक निफ्टी की लीडरशिप में किए। अब बैंक्स किस परिस्थिति में है, यहाँ से कितना और रिवॉर्ड बाकी है आपके अनुसार? देखिए, एज आई सेड, हमारे इसमें कोई भी सेक्टर में उतना होमोजेनिटी नहीं है कि हम पूरे एक सेक्टर पे हम ब्लैंकेट व्यू यूजफुली आपके दर्शकों को दे पाए। बैंक्स एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट पोलराइज सेक्टर्स हैं, जहाँ पे 4-5 चोटी के बैंक्स 20-25% से अपना बैलेंस शीट ग्रो करते रहेंगे मेरे ख्याल से कंसिस्टेंटली। इनके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फंड्स ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। तो हमारे पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, हमारे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक भी है। और अगर हम इन 4 बैंक्स के बाहर देखूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी प्रदर्शन लास्ट 3 साल में शानदार रहा है। तो अगर ये 5 बैंक्स आप ले लें, ये आपका मोटा मोटी पूरे देश का बैंकिंग सिस्टम इन्हीं के हाथ में बाय एंड लार्ज आ गया है। इनकी लोन ग्रोथ 20-25% से चलती रहेगी। इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स, अगर रेट हाइक आए भी तो कॉस्ट ऑफ फंड मटीरियली इंप्रूव नहीं होगा। इनफैक्ट मेरे को तो लगता है इस क्वार्टर, जो क्वार्टर भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, ये नेट इंटरेस्ट मार्जिन और आगे, इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन और आगे बढ़ेंगे इनके। जैसे जैसे आपके दर्शकों को पता होगा, बैड डेट्स की सिचुएशन अभी काफी नीचे है। बैड डेट्स की कोई भी चिंता फिलहाल है नहीं, बिकॉज इकोनॉमी की हालत सुदृढ़ है। सो छोटी के जो 5 बैंक हैं, इसके पास, इनमें से 4 हमारे पास है। एसबीआई में हम निवेश नहीं करते क्योंकि पब्लिक सेक्टर है, बट छोटी के 4 बैंक्स में जो हमारे को समझ आ रहा है, अगला 2-3 साल अच्छा आउटलुक है। एंड दैट अपार्ट, ये लंबे अरसे से अच्छे बैंक्स रहे हैं। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक पर्टिकुलरली लंबे अरसे से शानदार प्रदर्शन दिखाया है, और इसमें जैसे मैं बोल रहा था, एचडीएफसी बैंक में हमने पोजीशन बढ़ाया है लास्ट 4 महीने में। ओके सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और सभी अगर आप देखें सेक्टर्स पे, पहलुओं पे और अपनी होल्डिंग से राय रखी आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद है आपसे बजट के बाद एक बार फिर से थैंक्स वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके शब्दों के लिए। उम्मीद करते हैं बजट के बाद आपसे एक बार फिर से चर्चा होगी।
जनाब, इस कार्यक्रम को अब यहीं अगर आप देखें समाप्त करने का समय आ चुका है। निफ्टी में एक छोटा सा पुल बैक है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। विकास जी, राजेश पालविया जी और साथ ही साथ आशीष जी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज में राय रखने के लिए। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद याद रखिएगा एक खास चर्चा। जी हाँ, कैपिटल गुड्स में जब आप बात करते हैं कंस्ट्रक्शन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो एक नाम शायद आपके जहन में सबसे पहले आता है, मिस्टर नायक। उनसे खास बातचीत CNBC आवाज़ के अगर आप देखें 18 साल पूरे होने के क्रम में इस श्रृंखला में आज हम खास बातचीत करेंगे मिस्टर ए नायक से। इस खास बातचीत को आप सुन सकते हैं कुछ देर में, लगभग 10:27 पे, कुछ ही देर में एक छोटे से ब्रेक के बाद इस खास बातचीत, इस खास अगर आप देखें नाम के साथ, छोटे से ब्रेक के बाद।